हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की। तो आज हम इस केस का डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि ये जो हमारे केशवानंद भारती जी थे, हिज होलीनेस केशवानंद भारती जी, इनका देहांत हुआ 6 सितंबर 2020 को। और इसी वजह से हमने सोचा कि इनको भी याद कर लेते हैं और इस केस का भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि एक लैंडमार्क जजमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था, जिसने एक बहुत बड़ा अध्याय कहा जाए तो एक गोल्डन चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में ऐड किया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या ये क्या क्या था, जजमेंट क्या था, क्या हुआ, क्यों ये केस किया गया था। तो केशवानंद भारती जी जो है 79 ईयर्स के थे और उनका 6 सितंबर 2020 को देहांत हुआ। उनको हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि जब भी हम स्टडी करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये जो केस है इसने बहुत सारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए इस केस को हम याद करते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 13 जज की बेंच के द्वारा दी गई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गाइस जो है हमेशा किसी कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाई जाती है। इसमें जो है यूजुअली ये एक बड़ी बेंच हुआ करती है। और अगर हम केशवानंद भारती जजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो 13 जज की बेंच है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंचेस है। और इसमें जो है वर्डिक्ट ये आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ये गार्जियन है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आई है जहां से सुप्रीम कोर्ट गार्जियन बन गया, न केवल कॉन्स्टिट्यूशन का बल्कि ऑल्सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी गार्जियन बना। केशवानंद भारती जी इसमें पेटिशनर थे और स्टेट ऑफ केरला इसमें रिस्पोंडेंट थे। तो स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट जो है केशवानंद भारती जी ने ये केस किया था। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि केरला गवर्नमेंट ने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को जो है लागू किया था और इसको दोबारा अमेंड किया 1969 में। ये जो एक्ट थी इसको जो है बनाया गया था जिससे कि सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला का है उसको फुलफिल किया जा सके। इस एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट ने जो लैंड थी वो एदिनीर मठ जो कि कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में है केरला की, उसकी जो लैंड थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया था या फिर उसको जो है ले लिया था। अब इस लैंड एक्विजिशन को चैलेंज किया हिज होलीनेस केशवानंद भारती जी ने, जो कि उस वक्त हेड थे एदनीर मठ के। और उन्होंने जो है एक रिट पिटीशन दायर की थी अंडर आर्टिकल 32, जिससे कि उनके जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि आर्टिकल 25 में आर्टिकल 25 में राइट टू प्रोपगेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, इसमें इसके एनफोर्समेंट के लिए किया था। राइट टू आर्टिकल 26 जो कि राइट टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स है, इस पे भी इफेक्ट पड़ा था क्योंकि ये एक मठ की जो है लैंड थी। फिर आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी होता है, इसको भी अफेक्ट किया था। आर्टिकल 19(1)(f जहाँ पे फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, तो ये जो फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी था, साथ में फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी जो है इस गवर्नमेंट के एक्शन का इम्पैक्ट था। उसके अलावा आर्टिकल 31, ये कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आर्टिकल डाला गया था। तो इन सब आर्टिकल्स को जो है बेस देते हुए एक्विजिशन ऑफ केरला गवर्नमेंट को केशवानंद भारती जी ने चैलेंज किया था। और क्योंकि ये यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करती है या उसको जो है देखती है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स रिलेटेड थे, फंडामेंटल राइट से ये रिलेटेड था हमारा केस, इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने डाला गया था। इतने सारे राइट्स का हनन हुआ है, ऐसा केशवानंद भारती जी के पिटीशन में कहा गया था। इससे पहले जो केसेस हुए थे उनमें से एक केस था गोलकनाथ जजमेंट। गोलकनाथ जजमेंट ने बहुत रेस्ट्रिक्शंस दी थी पावर ऑफ पार्लियामेंट को। मतलब बेसिकली पार्लियामेंट को ये कहा गया था गोलकनाथ जजमेंट में कि पार्लियामेंट के पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं है। गोलकनाथ केस में ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है। क्योंकि पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है। उसके बाद इस गोलकनाथ जजमेंट के केस की वजह से जब भी कोई केस होता है तो वो आगे वाले केसेस को या एक प्रीसीडेंट सेट कर देता है जिसके बेसिस पर जो है बाकी केसेस की स्टडी की जाती है।
तो ये एक प्रेसिडेंट सेट किया था गोलकनाथ जजमेंट ने, और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया था आर कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में। इसी तरह से माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को स्ट्रक डाउन कर दिया था, जिसने जो है प्राइवेट पर्स को, मतलब कि जो राजाओं को प्राइवेट पर्स दिया जाता था उसको एबॉलिश किया था। तो इस ऑर्डर को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था ऑन द बेसिस दैट कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं है। इन सभी सेटबैक्स की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनली 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये लागू किए थे, जिससे कि इन जजमेंट्स के, ये जो माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है और गोलकनाथ का जो केस है, इनके जो जजमेंट्स के इफेक्ट हैं इनको जो है नलीफाई किया जा सके। इस वजह से गवर्नमेंट ने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इंसर्ट किया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की 29th अमेंडमेंट एक्ट आई 1972 में, जिसने केरला लैंड रिफॉर्म्स 1963 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th स्केड्यूल में डाल दिया। अब हमने कल वाले लेसन में देखा था कि अगर 9th स्केड्यूल में कोई भी लॉ डाली जाती है तो ये जो है प्रोटेक्टेड हो जाती है, या फिर इसके ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब क्योंकि इस एक्ट को, ये जो केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट थी, इसको 9th शेड्यूल में डालने से क्या हुआ कि इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट की, वो कर्टेल हो गई थी। इसीलिए केशवानंद भारती जी जो कि पेटिशनर थे, उन्होंने इसकी वैलिडिटी को, 29th अमेंडमेंट एक्ट की वैलिडिटी को, 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट, तीनों एक्ट्स की वैलिडिटी को चैलेंज किया था अपने पेटिशन में। आर्ग्यूमेंट्स क्या आए दोनों तरफ से, तो सबसे पहले देखते हैं कि केशवानंद भारती जी की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। पेटिशनर मतलब कि केशवानंद भारती जी ने आर्ग्यू किया कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो काफ़ी लिमिटेड है और काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडियन सिटीजन को कुछ फ्रीडम्स दिए हैं, कुछ जो है हमें जो है लिबर्टीज़ दी हैं, और ये जो फ्रीडम है और लिबर्टीज़ हैं ये हमेशा रहेंगी, ये सबके पास हमेशा रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक फ्री नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया था, जिससे कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं वो टिरनी ना कर पाए। हमारे लोगों की जो फ्रीडम है, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके जो फ्रीडम को गारंटी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। फंडामेंटल राइट बनाने का ये पर्पस था, जिससे कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के ऊपर किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जो पीपल हैं वो किसी भी तरह से फ्यूचर में कोई टिरनी ना कर सकें, कोई दबाव ना डाल सकें, कोई अथॉरिटेरियन रेजिम ना डाल सकें। तो उनकी पावर को लिमिट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ऐसा जो है पिटिशनर ने कहा था। पेटिशनर मतलब कि केशवानंद भारती जी और उनके काउंसिल मतलब उनके लॉयर का कहना था कि ये जो फ्रीडम है ये आर्टिकल 31C टेक अवे कर देता है। आर्टिकल 31C को 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा डाला गया था, जिसमें ये 31C को हम पहले भी देख चुके हैं। ये जो है जब भी 31C आएगा तो ये थोड़ा सा हमारा आर्टिकल 14 की पावर को लिमिट कर देता है। उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को भी लिमिट करता है, तो ये लिमिटेशन की तरह एक्ट करता है फंडामेंटल राइट में। तो इसी वजह से पटिशनर का कहना था कि ये जो फ्रीडम था हमारा, फंडामेंटल राइट्स जो है जितने जिस हिसाब से हमें दिए गए थे उनको रेस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है आर्टिकल 31C, जिसको 25th अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया है। उनका आर्ग्यूमेंट था कि जो रेस्ट्रिक्टेड पावर है पार्लियामेंट की, वो जो है बेसिक फीचर प्रिंसिपल पर भी बेस्ड है, और ये जो ओरिजिनली बेसिक फीचर्स प्रिंसिपल था ये जस्टिस मुधोलकर ने दिया था, जो कि डिसेंटिंग जज थे सज्जन सिंह केस में। सज्जन सिंह केस वगैरह सारे केसेस हम देखेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम केस लॉस की सीरीज चलाएंगे, तो धीरे धीरे हम केसेस को भी देखेंगे जहां पर हम इसी फॉर्मेट में देखेंगे, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, आर्ग्यूमेंट्स, फिर जजमेंट और उसका इम्पैक्ट। तो इस तरीके से हम केसेस को देखेंगे। तो सज्जन सिंह केस में जस्टिस मुधोलकर ने कहा था कि एक बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं, बेसिक फीचर्स जो होते हैं, उनको जो है अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो इसी बात को आर्ग्यू करते हुए, इसी पॉइंट को रखते हुए पेटिशनर ने बोला कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं ये एक बेसिक फीचर हैं और इनको जो है अमेंड नहीं किया जा सकता या इनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी प्लीड किया कि जो प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी का, जो कि आर्टिकल 91F में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, उसको भी वायलेट किया गया है आर्टिकल 24 और 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब अगर दूसरी साइड कौन था, रिस्पोंडेंट था स्टेट ऑफ केरला। तो स्टेट ऑफ केरला ने रिस्पॉन्ड किया कि पावर, जो पार्लियामेंट के जो पास जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो एब्सोल्यूट है और अनलिमिटेड है।
सरकार की जो ड्यूटी होती है कि वो सोशो इकोनॉमिक जो ऑब्लिगेशंस जो कि गारंटी किए गए हैं सिटीजन्स को प्रियाम्बल में, उनको जो है मुहैया कराए। और इसीलिए सरकार के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन या पार्लियामेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो अमेंड कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इरेक्ट किया गया है, वो एक इगलिटेरियन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, मतलब कि इक्वल सोसाइटी के लिए। तो हमारा जो हमने देखा था कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं इनका सपना था। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं दिया हुआ था, बट फिर भी एक तरह से जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हुआ, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये सब इशारा करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है इगैलिटेरियन सोसाइटी फॉर्म करने की बात करते थे। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो इगैलिटेरियन या क्लासलेस सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर होनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बिना किसी रोक टोक के अमेंड कर सके। और अगर उनका स्टेट ऑफ केरला का कहना था कि अगर पेटिशनर के आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किए जाएं तो फिर स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट लॉज नहीं बना पाएगी और सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस को नहीं फुलफिल कर पाएगी, क्योंकि ये सीधे सीधे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे फंडामेंटल राइट्स के। देखिए 1960s में 1950s और 60s एक ट्रबल्ड टाइम था, क्योंकि उस वक्त हमारे जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट्स बहुत सारे स्टेट्स में चालू की गई थी, और बड़े बड़े जिनके पास स्टेट्स थे या जैसे केरला जैसी जगहों में जहाँ पर टेम्पल्स के पास बहुत ज़्यादा लैंड हुआ करती थी, तो उसको जो है टेक ओवर किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। अब क्योंकि ये जो है रिच लैंडलॉर्ड्स और लैंड होल्डर्स के पास लैंड थी, इसको टेक ओवर करने की वजह से बहुत सारा जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है केसेस किए गए थे, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी उस वक्त एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो इसी वजह से स्टेट ने मतलब कि स्टेट ऑफ केरला ने और बाकी स्टेट ने सीधे सीधे आर्ग्यू किया कि जब इतना मतलब अगर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है कि हम सोशो इकोनॉमिक राइट्स को ग्रांट करें, तो फिर हम इस आर्ग्यूमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स सीधे सीधे जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो इसीलिए पेटिशनर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये स्टेट ऑफ केरला का आर्ग्यूमेंट था। अब फाइनली जो है जजमेंट आया था बाई 7-6 मेजॉरिटी। तो यहाँ पे जो है 7 जजेस फेवर में थे और 6 जजेस डिसेंट थे। ये बहुत बड़ा अपने आप में 13 जज की बेंच थी, और उसमें भी बहुत ही मिनिमल अगर आप देखें तो सिर्फ एक जो है वोट से एक जज के डिसेंट मतलब एक जज की वजह से पूरा जो केस है वो सेटल हुआ था, और उसमें जो है ये क्वेश्चन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सेटल हुआ था। तो एक तरह से आप देख भी सकते हैं ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल जजमेंट भी रहा है। ऐसा नहीं है कि इस जजमेंट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया गया। जिस वक्त ये जजमेंट आया था उस वक्त इसके ऊपर काफ़ी अप्रोर भी हुआ था, क्योंकि सिर्फ एक जज की जो है वजह से ये जो केस है ये केशवानंद भारती जी अल्टीमेटली हारे थे, ही लॉस्ट द केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 मेजॉरिटी से ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज कर सकती है, और उसको मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर इनहेरेंट है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को जो है यूज़ करके पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। कोर्ट ने कुछ रीजंस दिए। पहला रीजन कोर्ट ने दिया कि सबसे पहला रीजन ये है कि ये जो पावर है, अगर अगर जो है पार्लियामेंट के पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर नहीं दी गई होती, तो फिर आर्टिकल 368 देने का कोई फायदा ही नहीं था। अगर आपने जो है पार्लियामेंट को पावर नहीं दी है कि आप अमेंड कर सकते हैं, तो फिर हमने प्रोसीजर क्यों प्रोवाइड किया है? प्रोसीजर प्रोवाइड करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पावर भी दी गई है। तो इस वजह से पहला रीजन कोर्ट ने ये दिया कि आर्टिकल 368 की जो प्रेजेंस है वो ये साफ करती है कि हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। दूसरी चीज जो है सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा रीजन ये दिया था कि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही कोई अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है लॉ के अंदर आता है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्योंकि हम देख चुके हैं, तो हमने देखा था कि आर्टिकल 13 में लॉज जो बोली गई हैं वो
लॉज, बाई लॉज, ऑर्डर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस विच हैव एन इफेक्ट ऑफ लॉ। लॉ की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लॉ नहीं है, तो आर्टिकल 13 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुडिशियल रिव्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 13 में क्या पावर है? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज। तो एक तरह से ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ की मीनिंग में नहीं आती। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, और कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी अमेंडमेंट एक तरह से नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने जैसा ही हुआ, तो वो भी एक सुप्रीम लॉ है, वो लॉ की उसमें नहीं आएगा, कैटेगरी में नहीं आएगा। तीसरी चीज कोर्ट ने ये कही कि कोई अमेंडमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन का होता है तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का एक्सरसाइज है। ठीक है, गोलकनाथ केस में इसी वजह से जो व्यू गोलकनाथ केस का था वो गलत था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसका मतलब गोलकनाथ केस का जो भी जजमेंट आया था उसको जो है ओवरटर्न किया है केशवानंद भारती केस के जजमेंट ने। चौथा चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसका सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें एज सच, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसे कोई एक्सप्रेसिवली पावर ऑफ अमेंडमेंट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है वो लिमिटेड है। बस कुछ क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास 2/3 मेजोरिटी है तो आप अमेंड कर सकते हैं, और 2/3 मेजोरिटी को कमांड करना वो एक बड़ी चीज़ होती है। उसके अलावा कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उस नेचर के होते, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, तो उनके लिए हमें आधे स्टेट का भी असेंट चाहिए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये एक अपने आप में जो क्वालिफिकेशन है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो खुद ही बहुत स्ट्रिंजेंट है। उसके बियॉन्ड और कोई लिमिटेशन नहीं है अमेंडमेंट की पावर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसको जो है आर्टिफिशियली सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट की पावर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकती है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई जो है लिमिटेशन प्रेजेंट नहीं है। पांचवी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये थी कि कोई भी इम्प्लाइड या इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है पावर ऑफ अमेंडमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ना तो प्रियम्बल ना ही आर्टिकल 13(2) ये लिमिटेशन है पावर ऑफ अमेंडमेंट के ऊपर। तो ये चीज़, ये 5 रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पार्लियामेंट के पास पूरा पूरा अधिकार है किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। सिक्स्थ रीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो ये था कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइड है और अनलिमिटेड है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट चाहे, सॉरी, पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी क्लॉज को, किसी भी आर्टिकल को, प्रियम्बल को, या किसी भी हिस्से को जो है अमेंड कर सकती है। अनलिमिटेड पावर है, ये बहुत वाइड पावर है। और इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का सीधे सीधे ये कहना था कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी आर्टिकल को ऐड कर सकती है, किसी भी आर्टिकल को रिपील कर सकती है, किसी भी प्रोविजन को ऐड कर सकती है, किसी भी प्रोविजन को रिपील कर सकती है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि पार्लियामेंट के पास जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, बिल्कुल जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी भी आर्टिकल को ऐड कर सकती थी, डिडक्ट कर सकती थी, जोड़ सकती थी, घटा सकती थी, उसी तरह से पार्लियामेंट भी अगर आर्टिकल 368 का प्रोसीजर फॉलो कर रही है तो पार्लियामेंट के पास वही पावर आ जाती है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास पावर थी, और इसी वजह से ये पावर अनलिमिटेड हो जाती है और काफ़ी वाइड हो जाती है। तो इसीलिए इस पावर को यूज़ करके पार्लियामेंट जो है कुछ भी ऐड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, रिपील कर सकती है, और किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले एक सोशल डॉक्यूमेंट है। ये जो है सोसाइटी के द्वारा सेटअप किया गया है, ये लोगों से बन के आया है। इसके जो प्रोविजंस हैं डायरेक्टली जो है सोशल रिवॉल्यूशन के ऊपर को लाने के लिए एम करते हैं, और ऐसी कंडीशन जो है सेट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि नेशन में एक चेंज आ सके, और सोशल रिवॉल्यूशन के लिए प्रति जो है हमारा कमिटमेंट है, बोथ इन पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, और पार्ट 4 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि अगर कुछ राइट हमें हटाने पड़े जिससे कि एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी लाया जाए, तो वो अप्लाइड होगा, वो अलाउड होगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी जो है वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ये मैंने नहीं कहा है। ठीक है।
फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो 24th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इस वजह से वैलिड होगा। तो पूरी तरह से, क्योंकि पार्लियामेंट सॉरी के पास पूरी पावर है अमेंड करने की, तो इसीलिए जो 24th अमेंडमेंट है वो वैलिड है। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये पूरी तरह से एक वैलिड हमारा अमेंडमेंट है। फिर एक जो क्वेश्चन था कि किस हद तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पावर है वो अनलिमिटेड है। आप कुछ भी ऐड करिए, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कीजिए, जुडिशियल रिव्यू भी चलिए ठीक है नहीं होगा, बट सुप्रीम कोर्ट जो है ये देख सकती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को तो नहीं चेंज कर रहा। कुछ भी आप कीजिए, आप ऐड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, बट आप जो है बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। जो बेसिक फिलॉसफी है, जो कोर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सार है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट के पास ऑल दो पावर है कि वो किसी भी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, बट वो किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकती उन फीचर्स में जो कि फंडामेंटल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और जिनके बिना जो है कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से स्पिरिटलेस हो जाएगा। जैसे आप श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है वो बहुत ज़्यादा, पहले देखिए बैलेंस ऑफ पावर आई थी 9th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, उसको जो है हटाने की बात की जा रही है। तो यहाँ से क्या होगा कि प्रेसिडेंट को जो है अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दी जा रही हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिटलेस डॉक्यूमेंट हो जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी क्रिएट कर सकता है। तो अमेंडमेंट की जो पावर है वो बहुत अनलिमिटेड एक हद तक ही होनी चाहिए। वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन के सार हैं, जो बेसिक पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ही चेंज कर दें जस्ट बिकॉज आपके पास पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि आप इसको जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं एज अ पार्लियामेंट। आप जो है हाईएस्ट एक तरह से असेंबली हैं पीपल की, आप लोगों की एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है हमारी, आप लोगों की विल को दर्शाते हैं। तो नो डाउट आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, बट आप जो है फीचर्स को, बेसिक जो फीचर्स हैं उनको अमेंड नहीं कर सकते, जो फंडामेंटल पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको अमेंड नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं निकाल सकते जिनके बिना कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिटलेस हो जाएगा। फिर इसीलिए उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 25th अमेंडमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो वैलिड है, बट जो सेकंड पार्ट है वो वैलिड नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्ट ये रीड करता था कि नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सीधे सीधे मतलब 25th अमेंडमेंट का सेकेंड पार्ट ये कहता था कि जो इस तरह की लॉ बनाई गई है अगर कोई, तो उसको जो है क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो कहा कि ये वाला पार्ट आप नहीं रख सकते क्योंकि इससे जो है आप बेसिक फीचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई लॉ एनेक्ट की गई है जो कि पार्ट 4 ऑफ डीपीएसपी का जो पार्ट 4 है उसको अगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाई गई है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन होगी, क्योंकि 25th अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया था कि अगर पार्ट 4 को हम इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई लॉ बनाते हैं तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो पॉइंट था इसको स्टक डाउन करते हुए कहा कि आप कोई भी लॉ बनाएंगे, अगर वो लॉ है तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, चाहे वो पार्ट 4 को इन्फोर्स करने के लिए बनाई गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 29 जो अमेंडमेंट है जिसके तहत केरला की जो एक्ट थी, लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसको 9th शेड्यूल में डाला गया था, वो वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो क्वेश्चन है कि क्या जो एक्ट्स 9th शेड्यूल में डाली गई हैं उनको और अगर वो एब्रोगेट करती हैं किसी भी बेसिक एलिमेंट को, तो उनको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो ये चीज़ गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 9th शेड्यूल में कोई भी अगर एक्ट डालते हैं तो अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है और कोई जो है क्वेश्चन उठाता है कि ये हमारे जो है बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय करती है, तो सुप्रीम कोर्ट आकर के इसको स्टडी करेगी, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को भी स्ट्राइक डाउन कर सकती है।
दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केशवानंद भारती केस से सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 9th शेड्यूल को भी चैलेंज किया जा सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट इज एब्रोगेटिंग द बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है कि 9th, देखिए जो 9th शेड्यूल है उसके अंदर जो जुडिशियल रिव्यू है वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इस बेसिस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। बाकी सभी लॉज का जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो फंडामेंटल राइट से को अगर एब्रिज करती है तो भी उनका जुडिशियल रिव्यू हो जाता है। बट 9th शेड्यूल की जो एक्ट्स हैं उनका जुडिशियल रिव्यू होगा ओनली ऑन दिस बेसिस वेदर दे एब्रोगेट योर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और नॉट, इस बेसिस पर रिव्यू हो सकता है। केशवानंद भारती केस ने ओवर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोलकनाथ केस के जो जजमेंट था उसको ओवररूल किया, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन लाए थे, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन जो है वर्ल्ड वाइडली एक्लेम्ड है। साउथ अफ्रीकन कोर्ट ने भी केशवानंद भारती केस को एक बार जो है कोर्ट करते हुए अपने यहाँ पे जजमेंट दिया था, जहाँ पे उन्होंने भी बात की कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन फॉलो किया जाएगा एज इट वाज गिवन बाय केशवानंद भारती केस 1972। तो ये इंपॉर्टेंस है इस केस की। बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ये वर्ल्ड में काफ़ी सारी न केवल इंडिया के अंदर कोर्ट हुआ है बल्कि बहुत सारे अलग अलग जजमेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज़ के जजमेंट में भी इसको कोर्ट किया गया है, ये इसकी महत्वता है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट भी दी कि क्या क्या चीज़ें आएंगी बेसिक एलिमेंट्स में या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बेसिक एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे करके पार्लियामेंट को सोवरेन बना दें या फिर किसी प्रेसिडेंट को पूरी पावर दे दें, सुप्रीम पावर दे दें या प्राइम मिनिस्टर को दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सर्वोपरि रहेगा इंडिया के अंदर, ये एक बेसिक एलिमेंट है, इसको किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, आप कोई लॉ बना करके इंडिया को जो है डिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों भी बेसिक स्ट्रक्चर हैं। फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगेन ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी को जो है कोर्ट करते हुए हमारा जो एक बात की गई थी एनजेएसी की, वो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था। अगेन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी बेसिक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सिक्योर्ड बाय वेरियस फ्रीडम्स एंड बेसिक राइट इन पार्ट 3, मतलब कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनमें फ्रीडम की हम बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं और वेलफेयर स्टेट की अगर जो हम बात करते हैं जो कि पार्ट 4 में दिया गया है, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं। यूनिटी ऑफ कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, ये दोनों भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो यही आपका था पूरे केस में। बाकी हम बेसिक स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में, जो ऑलमोस्ट जैसे 20 एलिमेंट्स हैं, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है इसको डिफाइन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना बताया था कि क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आ सकती हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे केसेस में, अलग अलग केस लॉज में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि क्या क्या चीज़ें और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। एट प्रेजेंट 20 मोर एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, जिनको हम अपने चैप्टर 12 है शायद, उसको जब हम देखेंगे तब अच्छे से करेंगे। ये केस मुझे डिस्कस करना था, बेसिक स्ट्रक्चर का क्या ओरिजिन है, क्या जेनेसिस है, ये स्ट्रक्चर डिस्कस करना था। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ वेरी गुड डे।